बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, इसका मैंने ट्यूटोरियल आपके साथ स्टार्ट किया था लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक। आज हम कवर करेंगे थीम नंबर 8 को, यानी कि लेक्चर 9 को करेंगे। इसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे ग्लोबल बिज़नेस कंपटीशन। कि ग्लोबल बिज़नेस कंपटीशन क्या है। आपने सबसे पहले मिड तक जो सिलेबस था ना उसमें पढ़ा कि बिज़नेस क्या है, कैसे डील करते हैं, क्या स्कोप है, पहले ज़माने में बिज़नेस कैसे था, फिर टाइम के साथ-साथ उसके अंदर क्या चेंजेज़ आई, और देन आप अगर एक बिज़नेस अच्छा बिज़नेसमैन बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा, कैसे बिज़नेस करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपने बिज़नेस से रिलेटेड पढ़ ली। अब आप पढ़ोगे ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, एक कंट्री से बाहर जो है इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबली आप बिज़नेस के साथ कैसे डील करते हो, उसके अंदर क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, क्या-क्या चैलेंजेज़ होते हैं, वो सारा हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल ट्रेड कि ग्लोबल ट्रेड क्या है। देखिए, ट्रेड बेसिकली कहते हैं तजारत को। ट्रेड का मतलब होता है कि एक चीज़ दे देते हैं, ठीक है? और उसके बदले हम किसी से उससे कोई चीज़ ले लेते हैं, ठीक है? तो इसको कहते हैं तजारत। कोई चीज़ लेना, बेचना, लेना, बेचना, ठीक है? ये तजारत होता है, ट्रेडिंग होती है। अब ये ट्रेड ग्लोबली अगर देखी जाए तो ग्लोबल का मतलब होता है एक मुल्क से बाहर जाके। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो और आप बाहर कोई जाके बिज़नेस करते हो, बाहर के लोगों को कोई चीज़ें सेल करते हो, ठीक है? या उनसे कुछ चीज़ें लेते हो अपनी ज़रूरत की, तो वो बेसिकली ग्लोबल ट्रेड में आ जाता है, इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है। अब यहाँ पे इसकी डेफ़िनेशन आपने बस करनी है, जो मैंने हाइलाइट किया होता है वो आपने करना है, हैंडआउट आपको हाइलाइटेड मेरे मिल जाएँगे। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। अच्छा, ग्लोबल ट्रेड क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज़ अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ आप एक्सचेंज करते हो, बेचते हो, ठीक है? उसको आप कहते हो ग्लोबल ट्रेड। उसके बाद इसकी डेफ़िनेशन मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा चावल है, ठीक है? तो पाकिस्तान क्या करता है, अपने चावलों को सेल करता है बाहर के ममालिक के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान के पास ऑयल और मशीनरी नहीं है, तो वो बाहर से लेता है। अब यहाँ पे वर्ड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यूज़ हो रहा है। जब आप एक दुकान के अंदर जाते हो, कोई चीज़ लेते हो या कोई चीज़ बेचते हो, तो उसको कहते हो बाय एंड सेल। लेक लेकिन जब इंटरनेशनली काम करते हैं ना, एक मुल्क से बाहर और एक मुल्क के अंदर कोई चीज़ आती है या जाती है, ठीक है? बेचते हैं ना या लेते हैं, तो उसको इ इ इम्पो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कहते हैं, उसको सेल और बाय नहीं कहते। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। की टर्म इन ग्लोबल ट्रेड, अच्छा कह रहे हैं कि जो ग्लोबल ट्रेड होती है ना, जो आलमी लेवल पे हम तजारत करते हैं, उसमें ना 2 चीज़ें होती हैं, इम्पोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है। अभी मैंने आपको बताया है कि इम्पोर्ट बेसिकली किसको कहते हैं, जो इंटरनेशनल चीज़ें हम बेचते हैं या लेते हैं, उनको कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट बेसिकली कहते हैं कि हम बाहर के मुल्क से कोई चीज़ लेते हैं। लाइक पाकिस्तान को ऑयल और मशीनरी चाहिए, तो पाकिस्तान के अंदर कोई इतना प्रॉपर सेटअप नहीं है कि वो अपना ऑयल और मशीनरी बना सके। तो वो क्या करते हैं, वो बाहर के मुल्कों को पैसे देते हैं और उनसे लेते हैं। तो जो चीज़ बाहर से हमारे मुल्क के अंदर आती है ना, उसको कहते हैं इम्पोर्ट। ठीक है? यहाँ पे ये वर्ड यूज़ होगा आगे, कांसेप्ट क्लियर। इसी तरह एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने मुल्क की कोई चीज़ बाहर जाके बेच देना दूसरे मुल्क के अंदर। लाइक अगर पाकिस्तान के पास चावल बहुत ज़्यादा है और वो कहता है कि मैं बाहर किसी और कंट्री को सेल करना चाहता हूँ, वो कोई और कंट्री उससे माँग रहा है, तो उसको चाहिए तो वो उसको सेल करेगा। तो बेसिकली ये आपके पास जो चीज़ आती है ना, ये आपके पास एक्सपोर्ट की कैटेगरी में। ठीक है? अब ये नहीं कहोगे कि हमने सेल कर लिया अपने चावल, आप कहोगे हमने एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, इनके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड, चीज़ें वही हैं, कहानी वही है, बस इंटरनेशनल लेवल पे आ गए तो वर्ड भी थोड़े लेवल के होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड की ना कुछ थ्योरीज़ हैं। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है मर्केंटिलिज़्म। अच्छा, ये बेसिकली एक थ्योरी थी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे ना, ये 18 से 16 सदी के दरमियान में, ये बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ के दरमियान ये चीज़ थी। इसमें बेसिकली ना ये फ़ोकस करते थे कि अगर इनके पास सोना ज़्यादा होगा, चाँदी ज़्यादा होगी, ठीक है? इनकी दौलत ज़्यादा होगी, तो वो उनके लिए ना बेहतर होगी, उनकी कंट्री की जो है तरक्की के लिए बेहतर होगी। तो वो ये सोचते थे। ठीक है? वो पैसे को और तजारत को बिल्कुल ऐसे समझते थे जैसे ना एक ज़ीरो रुपया होता है। यानी कि बिल्कुल ज़ीरो रुपए, जैसे हम ज़ीरो रुपए को इम्पोर्टेंस देते हैं।
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फेसिस अकोमुलेटिंग वेल्थ थ्रू ट्रेड, यानी कि ये क्या करते थे बेसिकली, ये इनका मेन फोकस ये होता था कि ये जो ट्रेड करते थे ना, आप ट्रेड करते हैं तो पैसे देते हैं, पैसे लेते हैं, तो ये ट्रेड करके ना बेसिकली क्या करते थे, दौलत जमा करते थे। ठीक है, इनको लगता था कि इनके पास जितनी ज़्यादा दौलत होगी ना, उनके लिए बेहतर होगा, उनकी तरक्की के लिए, उस कंट्री की। तो यहाँ पे यही चीज़ बता रहे हैं कि ये क्या करते थे, वेल्थ को जमा करते थे थ्रू ट्रेड, ट्रेड करते थे, और जो उनको दौलत मिलती थी उसके बदले में सोना चांदी या कुछ भी ना, उसको जमा करते थे। और सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है किसी चीज़ का ज़्यादा मिकदार में होना, यानी कि अगर आपको ना 10 रुपये चाहिए और अगर आपको 10 लाख रुपए दे दिए जाएं, तो आप तो बड़े खुश हो जाएँगे, तो वो आपके पास एक चीज़ ज़्यादा मिकदार में आ जाती है। उसमें यहाँ पे कह रहे हैं यानी कि यहाँ पे ट्रेड के हिसाब से देखेंगे तो एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज़ करता है और इम्पोर्ट को मिनिमाइज़ करता है। यानी कि बाहर से चीज़ें अगर कम आएँगी, बाहर के मुल्कों से आप चीज़ें कम लेंगे और अपनी मुल्क की चीज़ों को ज़्यादा बेचेंगे, तो आपको ज़ाहिर है आपके पास तजारत में सरप्लस होगा, यानी कि आपके पास ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगी दौलत। दौलत के बदले अगर आप चीज़ें बेच रहे हो, तो बेच ज़्यादा रहे हो, ले कम रहे हो, तो बेचने से आपके पास ज़्यादा प्रॉफ़िट आता है। तो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली आउटडेटेड है, यानी कि पुरानी है, लेकिन ये भी जो तजारत की पॉलिसीज़ थी ना, उनको बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है ये चीज़ भी। लाइक आपके पास टैरिफ ज़्यादा आएगा। अब जो वर्ड है ना टैरिफ, इसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। टैरिफ बेसिकली कहते हैं टैक्स को। लाइक अगर हम कोई चीज़ लेते हैं ना, एक माचिस की डिब्बी भी लेते हैं ना, तो उसके ऊपर लिखा होता है, 2 रुपए की होती है, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है कि आपका इतने पैसे या इतने रुपए टैक्स है। ठीक है? तो टैक्स होता है, लेकिन ये टैरिफ जो होता है ना, ये इस तरह का टैक्स नहीं होता, ये टैरिफ बेसिकली इंटरनेशनली होता है, मिल जाएगी। नेक्स्ट सेकंड है एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये थ्योरी थी, इसमें बेसिकली क्या कहा गया था कि कंट्री को, एक मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें बनानी चाहिए, प्रोड्यूस करनी चाहिए। लाइक पाकिस्तान के पास मैंने आपको अभी बताया है कि चावल बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा खेती-बाड़ी या बाड़ियों पे फ़ोकस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चावल लगाने चाहिए, फिर उनको बाहर जाके सेल करना चाहिए। तो ये इस थ्योरी के अंदर ये चीज़ कही थी कि कोई भी कंट्री है तो उसको बेसिकली क्या करना चाहिए, इस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड को प्रोड्यूस कर सके, और एफिशिएंटली का मतलब है बहुत अच्छे तरीके से कर सके। मिसाल के तौर पे इन्होंने यहाँ पे चावल की एग्ज़ाम्पल नहीं दी, इन्होंने मिसाल दी है बांग्लादेश है, तो उसके पास टेक्सटाइल के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है? उसके पास ये ख़ास बात है कि उसके पास टेक्सटाइल है। सऊदी अरेबिया के पास ऑयल है, तो वो ऑयल बेच सकता है, जबकि पाकिस्तान के पास ऑयल नहीं है, ठीक है? ये आप अगर चीज़ें सर्च करो तो आपको ये आपके नॉलेज में होंगी, आई थिंक, कि आपको पता होनी चाहिए। मेक श्योर कर लें, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए कि किस मुल्क के पास क्या है, क्या नहीं। तो सऊदी अरेबिया के पास ऑयल ज़्यादा है, पाकिस्तान के पास ऑयल नहीं है, तो आप पाकिस्तान इससे ऑयल ले सकता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होती है जब हम ट्रेड। हाँ, नेक्स्ट है कि अगर कोई कंट्री है ना, वो इतना एफिशिएंट नहीं है, ये देखें, ठीक है, लेस एफिशिएंट है हर एरिया में, तो वो देखेगा कि उसके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अकॉर्डिंग वो उसको सेल कर सके, उसकी कोई ख़ास बात उसके अंदर है, तो वो क्या करे, उस प्रोडक्ट को ना कम प्राइस में बेचे दूसरे मुल्क को, ठीक है, एक्सपोर्ट करे, इम्पोर्ट करे, जो है एक्सपोर्ट करे, बेचने को एक्सपोर्ट कहते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि कम प्राइस में बेचेगा और ज़्यादा लोग लेंगे, तो उस इस तरह से फिर वो एफ़िशिएंट बन जाएगा, अगर वो लेस एफ़िशिएंट है तो। तो स्टार्ट आप इसको ऐसे करना पड़ेगा, ये इस थ्योरी के अंदर कहा गया था। पाकिस्तान फ़ोकस ऑन राइस, अब पाकिस्तान जो है चावलों पे ज़्यादा फ़ोकस करता है क्योंकि बाहर के लोग उससे ज़्यादा चावल लेते हैं। अच्छा, ये थ्योरी है, जब बात थ्योरी की आ जाती है ना, तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। आपको ये एज़ इट इज़ याद करनी पड़ती हैं। कोई अगर टॉपिक होता है ना, उसकी डेफ़िनेशन कुछ, तो वो आप उसको आप जस्ट पढ़ के ना अपने वर्ड के अंदर लिख सकते हो। तो थ्योरी में आप चेंजिंग नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट है हेक्सचर ओलिन थ्योरी। इसमें बेसिकली ये कहा गया था ट्रेड स्टेम्स फ्रॉम रिसोर्सेज अबेंडेंस, यानी कि अगर आपके पास ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कसरत में है, ठीक है? तो उसके थ्रू आप ना ट्रेड करो। ठीक है, यहाँ पे कह रहे थे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसके पास टेक्सटाइल ज़्यादा हैं, तो वो उसको एक्सपोर्ट करता है, यानी कि बाहर के मुल्कों में उनको बेचता है। ठीक है? यानी कि दरामद-बरामद कहते हैं इसको उर्दू में।
अगर आप उर्दू में एमजीटी का पेपर लिखते हो, बहुत कम लोग हैं व्यू में, जो मुझे नहीं लगता कोई उस इसका उर्दू में लिखता होगा। लेकिन अगर आप इन पेज यूज़ करके उर्दू का पेपर इसका एमजीटी को उर्दू में लिखते हो, तो फिर वो दरामद-बरामद उसमें आप लिखोगे इसको इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट को। उसके बाद उसके पास क्या पे जर्मनी के पास क्या है, मशीनरी ज़्यादा है। यानी कि जो चीज़ बहुत कसरत से किसी चीज़ के बंदे के पास होती है ना, किसी मुल्क के पास, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, तो बंदे को निकाल दे मुल्क के पास, तो वो दूसरे मुल्क को बेचता है। तो बेसिकली ये इस कैटेगरी में इन्होंने बताया था कि वो ऐसे करेगा तजारत, स्टेम तजारत करेगा। उसके बाद था नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ पोर्टर डायमंड मॉडल। इसमें आपको ये कहा गया था कि अगर इस थ्योरी को आप थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी कहते हो। इसमें आप फैक्ट्री की कंडीशंस को, डिमांड की कंडीशंस को और इन सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपने यही कहा गया है कि जो ग्रेविटी मॉडल है ना, बेसिकली वो क्या करता है, फ्लोरिश बिटवीन जियोग्राफिकल क्लोज और इकोनॉमिकल लार्ज नेशंस के दरमियान में ट्रेड करता है। उसके बाद बैरियर टू ग्लोबल ट्रेड, आप जो आप ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करते हो उसमें कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ बैरियर्स आते हैं, वो कौन सी रुकावटें हैं, वो कौन से बैरियर हैं। तो डिस्पाइट इट्स बेनिफिट्स क्या है कि अगर इसके फ़ायदे देखे जाएँ तो इसके कुछ बैरियर्स भी हैं, इसके अंदर मुश्किलात भी हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे टैरिफ क्या है और क्योटास क्या है। अच्छा, टैरिफ बेसिकली कहते हैं टैक्स को, और क्योटास कहते हैं लिमिट्स को। अगर ना कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, लाइक हम बाहर से बाहर मुल्क से कोई चीज़ आती है ना पाकिस्तान के अंदर, तो उसको कहते हैं इम्पोर्ट। तो बाहर से जो चीज़ पाकिस्तान के अंदर आती है ना, उस पे ना कोई टैक्स लगता है। जब बॉर्डर पे आती है तो वो कुछ टैक्स लगा के बेचते हैं, उसको बेसिकली टैरिफ कहते हैं, ठीक है? ये कंट्री वाले लगाते हैं। या कोई लिमिट लगाते हैं। जैसे कि ना कोई डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, इसका ये बेसिकली ना जो भी उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये करते हैं। और ये चाहते हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी प्राइस बढ़ जाए। लाइक कोई बंदा ट्रेडिंग कर रहा है और बाहर से ट्रेड कर रहा है और बाहर से कोई चीज़ मंगवा रहा है ना, बाहर से कोई चीज़ें आ रही हैं इंटरनेशनली ट्रेड के थ्रू ज़्यादा मिकदार में। इंटरनेशनल लेवल पे ना, तो वो ज़्यादा प्राइस बढ़ा देते हैं, बॉर्डर पे आती है तो वो टैरिफ लगा देते हैं मुल्क वाले। इससे ये होता है कि उसकी ना प्राइस बढ़ जाती है। अब जैसे कि पाकिस्तान ने ना टैरिफ लगाया हुआ है लग्ज़री कार पे, ठीक है? अगर आप इस पे सर्च करें तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि उसने कितने परसेंट टैरिफ लगाया हुआ है और क्यों लगाया हुआ है और कैसे लगाया हुआ है। इसका ये फ़ायदा है उनको कि वो इसलिए कि जो लोग ले रहे हैं, जो कंज़्यूमर हैं, जो मंगवा रहे हैं, ठीक है? वो टैरिफ देंगे तो उनके पास, हुकूमत के पास पैसा बॉर्डर पे ना ये जब लगता है तो उनके पास पैसा चला जाएगा। तो उनको फ़ायदा होगा। तो इस तरह से जो लोग उनको देखा-देखी और लोग भी लेते हैं, वो अवॉइड करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि हम वो वाली गाड़ियाँ जो लोकल गाड़ियाँ होती हैं, सुज़ुकी हो गई या जो पाकिस्तान के अंदर बन रही हैं, ठीक है, वो लें। तो ये इनके लिए फ़ायदा होता है, तो ये इसलिए लगाया जाता है। इसकी और भी बहुत सी वजूहात होती हैं, ठीक है, ये अगर डिटेल में जाएँ तो। अच्छा, नेक्स्ट है सब्सिडीज़। इसमें ना गवर्नमेंट कोई भी अगर लोकल बिज़नेस है ना, तो उसको सपोर्ट करती है, ठीक है? फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, कोई पैसे वगैरह दे के, ताकि उनका जो कॉम्पिटिशन है, ठीक है? जो भी उनका कॉम्पिटिशन है, ठीक है, उससे लो रेंज पे जाके वो काम कर सकें। जैसे कि यूएस में एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ होती हैं, इस पे आप सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो टेक्निकल स्टैंडर्ड है ना, इसके अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशन है ना फिट किए जाते हैं, वो आप देखना। वो रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं ना, वो बहुत टफ होते हैं, ठीक है? वो टफ होते हैं जिसकी वजह से अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो बाहर से, अगर पाकिस्तान के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर चीज़ आती है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है, आपका जो आगे पीछे का एनवायरनमेंट है, यानी कि कोई चीज़ अगर बाहर से पाकिस्तान के अंदर आ रही है, तो क्या वो पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित होगी या नहीं, कोई गलत चीज़ तो नहीं भेज रहे। तो वो सेफ्टी के लिए या उसकी एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए सारा देखते हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशन को सेट करते हैं, और ये सारा इसके लिए होता है। और ये बेसिकली इससे इम्पोर्ट को ब्लॉक करना चाह रहे होते हैं। ये चाह रहे होते हैं कि इम्पोर्ट कम से कम हो पाकिस्तान के अंदर वो चीज़, ठीक है? जैसे कि यूरोप का स्टैंडर्ड है फॉर पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स के लिए, ठीक है? तो ये यूरोप ने जो है सेट किया हुआ है पाकिस्तानी टेक्सटाइल के लिए ये रूल। तो ये बेसिकली ना एक तो नॉन टैरिफेबल होता है, इस पे टैरिफ नहीं होता, और ये इतना एक्सपेंसिव, ये डिफ़िकल्ट बहुत होता है, ठीक है? इस पे ये डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल बैरियर। अच्छा, पॉलिटिकल बैरियर में हमारे पास आता है सैंक्शंस। अच्छा, सैंक्शंस बेसिकली कहते हैं रूल्स को। लाइक अगर ना आपको एक कंट्री है उसके अंदर आप रहते हो, तो वो आपको फोर्स करता है कि आपने फलां नेशन के साथ ये ट्रेड नहीं करनी, उसको ये चीज़ आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करनी, ठीक है? ये लीगली आपको एक कंट्री रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, आपका कंट्री जहाँ पे आप रहते हैं। तो बेसिकली ये इसको कहते हैं सैंक्शंस।
लाइक जैसे कि ईरान के साथ इन्होंने किया हुआ है कि आपने नहीं करना। तो इसका ज़ाहिर है आप अगर इस तरह से अगर आप पे ना एक कंट्री पाबंदी लगाता है कि आपने फलाँ कंट्री को ये चीज़ सेल नहीं करनी, तो आप वो चीज़ें सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, ठीक है? तो उसका ये नुकसान होगा कि आपका जो सप्लाई चेन है, जो लोगों को आप सप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। यानी कि वो कम बिकेगा, तो आपको लॉस होगा। लेकिन आपकी मजबूरी है, आपने जो है कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है कल्चरल डिफरेंस, यानी कि हर किसी का कल्चर चेंज होता है। आपका कल्चर चेंज है, किसी और का कल्चर चेंज है। तो अगर आप ना किसी ब्रांड की कोई चीज़ मँगवाते हो, उसका कल्चर कोई और है, तो आप देखते हो ब्रांड के ऊपर ना टैग्स लगे होते हैं। उनके ब्रांड के नाम लिखे होते हैं, उनकी डिटेल लिखी होती है। तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि आप अगर ना उनकी जो पैकेजिंग होती है या उसके ऊपर जो भी उसका लेबल लगा होता है कंपनी का, अगर आपका कल्चर चेंज है तो वो भी आपके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको। आपके लिए उसको जब सारे देख रहे होते हैं, आप उसको यूज़ करते हो तो वो ऑफेंसिव लगता है आपके कल्चर के अंदर दूसरे कल्चर की चीज़। तो ये मसला भी आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजीज़ टू एनहांस ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, जो भी ग्लोबली आप ट्रेड करते हो उसको एनहांस करने के लिए, उसको ज़्यादा अच्छा करने के लिए आप कौन-कौन से स्ट्रैटेजीज़ को अपनाओगे, कौन-कौन से रूल्स को अपनाओगे, फॉलो करोगे। अच्छा, बैरियर्स आपने देख लिए, रुकावटें देख ली, अब हम देखते हैं कि हमें क्या-क्या करना चाहिए। सबसे पहले आता है ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है जो भी तजारत करते हैं ना उसके कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पे कहा गया है जॉइनिंग एफटीएएस, फाटास, पाकिस्तान, चाइना, एफटीए और मल्टी, ठीक है? ये उनके नाम लिखे हुए सारे, रिड्यूस टैरिफ्स एंड, ठीक है? ये अगर आप रूल्स वगैरह फॉलो करते हो एग्रीमेंट, तो आपके पास टैरिफ कम होगा, ये सारा लिखा हुआ है। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है लाइक सीपीईसी, तो उसको इम्प्रूव कर सकते हो, लॉजिस्टिक, पोर्ट्स, रोड्स टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट्स। तो इसके लिए आप रोड्स को उसको बेहतर करोगे। अगर रोड्स अच्छी होंगी तो एक्सपोर्ट अच्छी होगी, ठीक है? बाहर चीज़ें भेजने में रास्ता ठीक होगा तो सफ़र आसान होगा, तो अच्छा होगा आपके लिए। ये सारी उनकी बेहतरी के लिए आपके पास ना चीज़ें दी गई हैं। डिजिटल ट्रेड का कह रहे हैं कि आप डिजिटल ट्रेड कर सकते हो, तो आजकल सबसे ज़्यादा इन जो है ना वो डिजिटल ट्रेड है। ई-कॉमर्स हो गया, अलीबाबा हो गया, दराज़ हो गया, इनेबल एसएमईएस हो गया टू रीच ग्लोबल ऑडियंस। अब ग्लोबल ऑडियंस अगर ना अलीबाबा ये है कि अगर बाहर की कंट्री है कोई, तो वहाँ पे कोई बंदे का अलीबाबा के अंदर कोई स्टोर है, तो उस वहाँ पे वो बैग बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, जूते बेच रहा है, फर्नीचर बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है दुनिया की चीज़ें, ठीक है? अलीबाबा एक ऐप है, जैसे दराज़ है। तो अगर मैं अपने घर में बैठ के उसको ओपन करके मैं वहाँ से कहती हूँ मुझे ये चीज़ लेनी है, तो आप सिंपली ऐड टू कार्ट करते हो, ऑर्डर डन करते हो तो आपके एड्रेस पे आ जाता है। तो ये देखिए ये आपके पास बाहर से चीज़ आपके पास आ जाती है आपके घर पे। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड ही एक मतलब समझ लें, इस ग्लोबल ट्रेड कह लें इसको, ठीक है। लेकिन ये एक डिजिटल ट्रेड है, तो ये बड़ी इस आसान तरीन ट्रेड है। तो कह रहे हैं कि इसमें जो है ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म अलीबाबा, दराज़, इनेबल, ठीक है? इसके बाद बेशुमार ऐप हैं। शीन आजकल बहुत ज़्यादा इन है, ठीक है? अलीबाबा, दराज़ से भी ज़्यादा इस टाइम सबसे इन जो है वो शीन है। उसके बाद है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स में ट्रेनिंग और टैक्स जो है ब्रेक हो जाता है, उसकी डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद करेंसी स्टेबिलिटी, ये सारा इसमें आ जाएगा, ये आपने इसके नाम याद कर लें। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसीएस है और उसके इम्पैक्ट। अच्छा, एमएन इसमें ना ये डिफरेंट आपके पास चीज़ें आती है, लाइक यहाँ पे एप्पल की एग्जांपल दे रहे हैं। एप्पल बेसिकली आईफ़ोन हो गए, आईपैड हो गए, जो भी एप्पल के होते हैं आपको पता होगा। ठीक है, ये तो हर किसी को पता होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो बेसिकली ना ग्लोबलाइज़ेशन का एक प्राइमरी इंजन समझ लें इसको, कहते हैं। अब यहाँ पे आप ना ज़्यादा ईज़ी हो जाते हो, मतलब ना एज़ कम्पेयर टू कैश आप ना ऑनलाइन जैसे पेमेंट करते हो, जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ना शॉपिंग करते हो, कोई चीज़ परचेज़ करते हो दराज़ से या आप अलीबाबा से या कहीं से भी, एज़ कम्पेयर टू कि आप कैश दे के करते हो। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होगा, इनविज़िबल आ जाएगा, इनविज़िबल होगा ये। अच्छा जी, ग्लोबल मैनेजमेंट के अंदर। तो इसके ना 2 जो है आपके पास पहलू होंगे। एक तो पॉज़िटिव इम्पैक्ट होगा, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट क्या होगा? जॉब क्रिएशन होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, सेल हो रहे हैं।
ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। इसके बाद मिसाल के तौर पे इन्होंने यहाँ पे नेस्ले डेयरी फार्म की एग्ज़ाम्पल दी। ऊपर इन्होंने एप्पल की दी है, नीचे इन्होंने नेस्ले डेयरी फार्म की दी है इन पाकिस्तान। तो वो देखिए नेस्ले डेयरी फार्म ब क्या है, उसमें वो मिल्क बनते हैं, डिब्बे पैक होते हैं, देन वो सेल होते हैं द वर्ल्ड, ऑल ओवर द पाकिस्तान कह लें, ठीक है? पूरे बॉर्डर में पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारा इसमें आ जाएगा। ये अच्छा इम्पैक्ट है, हर जगह उनको मिल जाते, जहाँ पे पैसे वगैरह नहीं होती तो वो डिब्बे वगैरह ले लेते। उसके तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि प्रॉफ़िट रिपरेशन हो रही है। अगर वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ऑनलाइन कोई चीज़ बाय करते हैं ना, तो वो शॉप पे नहीं जाते ना, तो लोकली जो लोकल फ़िर्म हैं, जो लोकल बंदे हैं, जो चीज़ें बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, उनकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है? उनकी मार्केट डोमिनेंस हो रही है। उसके बाद उनके एनवायरनमेंट पे भी कुछ चेंजेज़ आ रही हैं, सारा तो ये इसके आ जाएगा नेगेटिव इफ़ेक्ट के अंदर। उसके बाद है इमर्जिंग, कुछ यहाँ पे ये वाला बस आप कर लेना। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ग्लोबल कंपटीशन, के ग्लोबल कंपटीशन के अंदर कुछ ट्रेंड्स हैं, वो कौन से हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले डिजिटल का मैंने आपको बताया है, तो आपको पता चल गया होगा डिजिटल क्या होता है, जो एआई हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, ठीक है? या रिमोट वर्क होता है, जो भी ऑनलाइन हम करते हैं, ठीक है? सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी, इसमें क्या होगा, जो कंज़्यूमर होगा, ठीक है? वो क्या करेगा, इको फ्रेंडली ब्रांड को प्रेफ़र करता है। इसमें वो कहता है कि हम ये फलाँ ब्रांड है, ठीक है? तो हम उसको ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे लोकली कोई चीज़ लेने लेने की बजाय, ठीक है? उसके बाद प क कंपनीज़ को पुश करेगा ग्रीन प्रैक्टिसेज़ की तरफ, बस ये कर लें। उसके बाद ये सप्लाई चेन रेज़िलियंस कर लेना। ट्रेड वार्स का थोड़ा-सा कर लेना, कंसेप्ट कल्चरल कस्टमाइज़ेशन पढ़ लेना। अच्छा, यहाँ पे जैसे ब्रांड ठीक है, अडॉप्ट ऑफरिंग टू लोकल टेस्ट। अब ब्रांड बेसिकली जैसे मैकडॉनल्ड हो गया, इज़ हलाल मेन्यू इन पाकिस्तान, तो ये बेसिकली कल्चरल में आ जाएगा। ये सारा आप पढ़ लेना, बहुत ईज़ी चीज़ है। उसके बाद ये कंक्लूजन के अंदर आपको पता है, टेकन अवे के अंदर आप यही लिखते हो कि आज के लेक्चर के अंदर आपने क्या-क्या मेन चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है? वो आज के लेक्चर के टेकन अवे या पॉइंट है, ठीक है? जो भी आप कहते हो। अब यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर जो भी आपने पढ़ा उसको अपने वर्ड में लिख देना, और जब आप लेक्चर नहीं ले सकते तो आपने टेकन अवे या की पॉइंट को ज़रूर पढ़ना होता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आज आपने क्या छोड़ा है। तो आज आपने पढ़ा ग्लोबल ट्रेड क्या है, ठीक है? इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है? अच्छा, इसके दौरान आपको कौन-सी हर्डल फेस करनी पड़ती हैं, कौन-सी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं? अच्छा जी, आपकी नेशन के अंदर जो ग्लोबली ट्रेड कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट क्या है, इम्पोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि इम्पैक्ट क्या है, इसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, क्या-क्या हर्डल्स हैं, कोई क्या-क्या बैरियर्स हैं जो आपके इस ट्रेड के अंदर आते हैं। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको नहीं करवा रही, आपने सिंपली इनको अब इस लेक्चर को लेना है, समझना है, और इन क्वेश्चन के आंसर आपने खुद देने हैं, इसी लेक्चर से रिलेटेड है। अगर आपको ये नहीं समझ आता है, सिंपली क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें और यहाँ पे ये सर्च करें क्वेश्चन, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाटा आपको मिल जाएगा। एआई टूल कोई भी ले लें, उसमें क्वेश्चन डालें, वो आपको आंसर दे देगा इसका। और आपने नॉलेज लेना है, आइडिया लेना है कि आज के लेक्चर के अंदर जो आपने इंटरनेशनल ट्रेड को सीखा, बेसिकली वो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप क्या कर सकते हो, इसेबल हो, आपको समझ आई है। तो आई होप कि आपका मिड का पेपर अच्छा हुआ होगा। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपका मिड का पेपर कैसा हुआ है, और आप किस-किस एरिया से हमारी वीडियोज़ देखते हैं। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब कोई बंदा कहता है कि हम फलाँ एरिया से आपकी वीडियोज़ देखते हैं और आपकी वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फ़ील होता है। तो आपने ज़रूर कमेंट में मुझे बताना है अपनी-अपनी जगह का, और मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी। नेक्स्ट हम थीम 9 करेंगे।